हेलो बच्चों, तगड़ा क्लासेस 2.0 चैनल के माध्यम से कल एक वीडियो बायोलॉजी का अपलोड किया गया था और वीडियो के अंत में यह कहा गया था, कुछ प्रश्न को बताया गया था और कहा गया था कि जो भी बच्चे पहले कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर देंगे उनका हम नाम लेने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं। एक बच्चे का कमेंट आया था और बहुत ही सही जवाब था उनका। संजय सायर 1 करके कमेंट किया गया था। उन्होंने बहुत ही समझदारी से सही प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से दिए हैं, जिनमें पहला प्रश्न था आपका, कोशिका की खोज किसने की? तो इसका उत्तर होगा रॉबर्ट हुक ने। कब किए थे? तो 1665 में। दूसरा प्रश्न था, लाल रक्त कोशिका रेड ब्लड सेल या आरबीसी और जीवाणु की खोज किसने की? तो इसका आंसर होगा ल्यूवेन हॉक ने। और यह भी आंसर उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से दिए थे और इनकी खोज 1676 ईस्वी में करी गई थी। अगला हम बात करते हैं, तीसरा और अंतिम प्रश्न दिया गया था कि जीवाणु तथा शैवाल के बीच का कड़ी किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा नील हरित शैवाल को, या इसी को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई लास्ट वीडियो की। और दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि कल वाले जब वीडियो हम समझा रहे थे तो उसमें हम अंग तंत्र की चर्चा किए थे और मनुष्य के अंग तंत्र की चर्चा किए थे। उसमें मेरा थोड़ा सा मिस्टेक था, जिस वजह से हम आप लोग को अंग तंत्र में केवल 8 अंग तंत्र का नाम बतलाए थे। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि मनुष्य के शरीर में कुल 11 प्रकार के अंग तंत्र पाए जाते हैं, जिनका नाम निम्नवत है। पहला है हमारा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा है परिसंचरण या परिवहन तंत्र, जिसे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तीसरा है कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। चौथा है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। पांचवा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। छठा है प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सातवां है मांसपेशी या पेशीय तंत्र, जिसे हम लोग मस्कुलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। अगला है अंतःस्रावी तंत्र, जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। नौवां जो अंगतंत्र हमारे शरीर में होता है उनका नाम है उत्सर्जन तंत्र, स्केलेटरी सिस्टम। फिर 10 नंबर जो होगा वह है लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम। और 11 और लास्ट है हृदय प्रणाली, जिनको हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब आज के वीडियो में हम आगे समझते हैं, जहाँ तक हम कल अंत किए थे उससे आगे। कल वीडियो के अंत में कोशिका सिद्धांत की चर्चा करी गई थी और बतलाया गया था कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने किस प्रकार कोशिका के बारे में अपना अपना मत को प्रस्तुत किए हैं। आगे आज के वीडियो में हम समझेंगे कोशिका के प्रकार को, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए समझते हैं। कोशिका को वैज्ञानिकों के द्वारा 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला है यूकैरियोटिक कोशिका और दूसरा है प्रोकैरियोटिक कोशिका। आगे बात करते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका की बात की जाए तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी कवक है, पौधे हैं और इसके साथ समस्त जंतु, वे सभी यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। बात की जाए प्रोकैरियोटिक से बने जीव की, तो वह है जीवाणु, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा। याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने जीव जीवाणु, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा है। आगे बात करते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका को समझने के लिए इसे भी 2 भाग में बांटा गया है। पहला है जंतु कोशिका, जिसे एनिमल सेल कहते हैं। दूसरा है पादप कोशिका, प्लांट सेल। ठीक है। अब आप लोग बेसिक बायोलॉजी में कोशिका के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी वह जान चुके हैं और आगे कुछ और हम जानकारी हासिल करेंगे इस वीडियो में। देखते हैं, पूरे पृथ्वी की बात की जाए
तो पूरे पृथ्वी पर अब तक 1.7 से 1.8 मिलियन, लगभग 17 से 18 लाख जीवधारियों की प्रजाति पाई जाती है। 17 से 18 लाख जीवधारियों की प्रजाति पूरे पृथ्वी पर पाई जाती है। ठीक है। अब ये सभी प्रजातियों को, सभी जीवधारियों को एक साथ अध्ययन करना दिक्कत लग रहा था। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने इन सभी जीवधारियों को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किए हैं, जिनमें से एक वैज्ञानिक है R.H. व्हिटेकर। इन्होंने वर्गीकरण को दुनिया को समझाते हुए 5 जगत वर्गीकरण पद्धति दिए और इनके द्वारा ये संपूर्ण 1.7 से 1.8 मिलियन जीवधारियों की जो प्रजाति है उन्हें अलग अलग 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिनमें से पहला जो जगत है मोनेरा, दूसरा जो जगत है वह है प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पौधे और पांचवा है जंतु। आगे समझते हैं कि ये जो वैज्ञानिक थे R.H. व्हिटेकर, उनके लिए सभी जीवधारियों का वर्गीकरण करना थोड़ा सा मुश्किल था और इस मुश्किल से काम को उन्होंने अपने सूझबूझ के साथ आसान बनाया। और आपको बताते चले कि हम बात करते हैं प्रजाति की तो वह अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, हम सभी मनुष्य हैं, ठीक है। हम अपने आसपास देखते हैं अलग अलग प्रकार के पेड़ दिखलाई देता है, जैसे पीपल हो, बरगद हो, सिकोया हो। ऐसे ही जंतु की बात करते हैं तो जंतु में भी हम लोग हाथी देखते हैं, घोड़ा को देखते हैं, बाघ को देखते हैं। तो सभी अलग अलग प्रजाति हुए। इन सभी प्रजाति को एक एक करके काउंट करते हैं तो ऐसे पूरे दुनिया भर में अब तक 17 से 18 लाख प्रजाति को पता लगाया गया है और न जाने अभी और भी प्रजाति का पता लगाया जा सकता है वैज्ञानिकों के मदद से। समझते हैं आगे कि ये जो वैज्ञानिक थे R.H. व्हिटेकर, इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को समझाते हुए सभी जीवधारियों को 5 जगत में कैसे वर्गीकृत किए हैं, इनको समझते हैं। सबसे पहले मान के चलते हैं दुनिया में जितना जीवधारी था सबको एक जगह रख दिया गया, ठीक है। अब उनमें से वह सोचे कि इन सभी जीवधारियों में कोई ऐसा जीवधारी होगा जिनका शरीर प्रोकैरियोटिक कोशिका से बना होगा। जिन भी जीवधारियों का शरीर प्रोकैरियोटिक कोशिका से बना हुआ होगा वो सभी जीवधारी को R.H. व्हिटेकर साहब ने मोनेरा जगत में रख डाले, ठीक है। अब बात आती है कि हमने ऊपर समझा कि कोशिका जो होती है 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं यूकारियोटिक और दूसरा होते हैं प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने हुए जीव थे वे सभी जीव को R.H. व्हिटेकर साहब ने मोनेरा जगत में रख डाले। अब एक तो जगत में क्या रखे कि जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव हैं उनको रख दिए, बाकी जो ये 4 जगत बच गया प्रोटिस्टा, कवक, पौधे और जंतु, इसमें उन्होंने क्या किए कि जितने भी यूकारियोटिक कोशिका से बने हुए जीव थे वे सभी को कुछ को यूकारियोटिक में रखे, कुछ को प्रोटिस्टा जगत में रखे, कुछ को कवक जगत में रखे, कुछ पादप में और कुछ जंतु में, ठीक है। यहाँ बंटवारा करने के बाद वह देखे कि मोनेरा का तो हम एक साइड अलग कर लिए हैं कि जो भी जीवधारी प्रोकैरियोटिक से बने हुए हैं उनको हम मोनेरा जगत में रख दिए हैं और साथ में वह जीव जो है देखने में लग रहा था एक कोशिकीय। आगे चलते हैं, जब ये चारों जगत एक जैसा लग रहा था, देखिए यहाँ भी यूकारियोटिक है, यहाँ भी यूकारियोटिक, कवक में भी, पादप जगत में भी यूकारियोटिक और जंतु में भी यूकारियोटिक, तो सब अलग अलग कैसे हो। इसके लिए फिर वह सोचे कि जितने भी जीव जंतु यूकारियोटिक कोशिका से बने हुए हैं और साथ में वह जीव
एक कोशिकीय है। वह जीव कैसा है? एक कोशिकीय है। और यूकैरियोटिक वाला भी है, एक कोशिकीय भी है, तो उसको उन्होंने प्रोटिस्टा जगत में रखे। ठीक है। बाकी जो भी बहुकोशिकीय जीव थे, हमने आपको समझा दिया है कि बहुकोशिकीय जीव क्या होता है और एक कोशिकीय जीव क्या होता है। तो जितने भी बहुकोशिकीय जीव थे उनको उन्होंने कवक की श्रेणी में रखे, पादप के श्रेणी में रखे और जंतु की श्रेणी में रखे। फिर बात बीतती गई, यहाँ पता चला कि अब कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत ये सभी कॉमन आ रहे हैं। यहाँ भी देख सकते हैं यूकैरियोटिक कोश क्या है? बहुकोशिकीय। यहाँ भी यूकैरियोटिक कोश क्या है? बहुकोशिकीय भी है। यहाँ भी यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय, मतलब कुछ भी डिफरेंट नहीं लग रहा था। यहाँ तो अलग आ गया कि मोनेरा में प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने हुए जीव होंगे और प्रोटिस्टा में है कि यूकैरियोटिक कोशिका से बने हुए जीव होंगे, लेकिन एक कोशिकीय है। ठीक है। अब ये तीनों की समानता को अलग करने के लिए वे देखे कि इन बचे हुए जो जीव थे, बहुकोशिकीय है और यूकैरियोटिक, उनमें से कुछ जीव को परपोषी का गुण दिखलाई दिया, कुछ जीवों में परपोषी का गुण दिखलाई दिया। तो आर.एच. व्हिटेकर साहब जो भी परपोषी जीव लग रहे थे उनको कवक के श्रेणी में रखे और जो स्वपोषी जीव लग रहे थे उनको वह पादप के श्रेणी में रखे, क्योंकि आप जानते हैं कि पादप जो होता है अपना भोजन स्वयं बना लेता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके। अब और भी बात आया कि कुछ परपोषी जीव ऐसे थे जिनको उन्होंने जंतु जगत में रखे। देखिए, यूकैरियोटिक भी है, बहुकोशिकीय भी है और परपोषी है, उसको जंतु जगत में रखे। दूसरा यूकैरियोटिक है, बहुकोशिकीय है और परपोषी है, उनको रखे कवक में। लेकिन यहाँ डिफरेंट आ गया पौधे में कि यूकैरियोटिक कोशिका से बने हुए जीव हो, बहुकोशिकीय भी हो और साथ में वह परपोषी ना हो के स्वपोषी हो। तो ये जो है इसको जंतु जगत और कवक जगत से अलग बनाता है। ठीक है। तो यहाँ पे पादप जगत में वह रखे यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव को, बहुकोशिकीय भी हो और स्वपोषी हो। अब क्या हुआ कि यह दोनों जो है कवक जगत और जंतु जगत एक दूसरे से समानता रख रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किए, देखिए कि जो जीव यूकैरियोटिक कोशिका से बना हुआ है, बहुकोशिकीय भी है और परपोषी भी है, लेकिन उनके कोशिका में कोशिका भित्ति भी पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? कोशिका भित्ति। तो देखिए कि कवक वाले श्रेणी में जितने भी जीव है उनमें कोशिका भित्ति पाया जा रहा है, लेकिन जंतु वाले में देखें तो इसमें कोई भी कोशिका भित्ति नहीं था। तो यह दोनों जो है कवक और जंतु जगत दोनों एक दूसरे से अलग हो गया। अब यहाँ क्या देखिए कि जो पादप जगत था, पौधे जगत, पौधे वाली जगत, इसमें देखिए कि यहाँ भी कोशिका भित्ति पाया जा रहा है, लेकिन पौधे का जो कोशिका भित्ति है वह सेल्यूलोज से बना हुआ है और कवक का जो कोशिका भित्ति है वह काइटिन का बना हुआ है। यह प्रश्न इस बार मंथली टेस्ट में 11th के स्टूडेंट के लिए बोर्ड में पूछा गया था, बिहार बोर्ड में, कि कोशिका कवक का कोशिका भित्ति किसके बने होते? आंसर होगा उसका काइटिन के। अब ध्यान से समझिए, आर.एच. व्हिटेकर साहब ने अपने सूझबूझ के अनुसार पांचों जगत का वर्गीकरण बड़े ही आसानी से कर दिए, जिसको समझना हम सभी के लिए आसान हो गया। और यहाँ उन्होंने एग्जाम्पल को भी समझाए कि मोनेरा जगत में उन्होंने नीलहरित शैवाल को रखे, जीवाणु को रखे और माइकोप्लाज्मा को रखे। प्रोटिस्टा जगत में उन्होंने अमीबा को, पैरामीशियम को रखे, ETC कह सकते हैं। और भी कवक जगत में उन्होंने मशरूम को रखे, ईस्ट को। ऐसे ही पादप जगत में पीपल हो, आम हो, सिकोया, जूट, इनको रखा। आगे देखते हैं, जंतु जगत की बात कर ले तो हम सभी जानते हैं कि जंतु जगत में मनुष्य आ सकता है, मछली हो, घोड़ा हो, केचुआ हो, इत्यादि आ सकते हैं। ठीक है, और आगे समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर क्लास आपको पसंद आ रहा हो, सेशन समझ में आ रहा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब आगे समझते हैं। वीडियो की शुरुआत में हम लोगों ने कोशिका के प्रकार को देखे और अभी
हम कोशिका की संरचना के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कोशिका की संरचना की बात करते हैं तो हमने आपको समझाने के लिए यहाँ यूकार्योटिक कोशिका के स्ट्रक्चर को लेकर के आए हैं। और आपको कल हम बतलाए थे कि कोशिका के अंदर कुछ अंग पाए जाते हैं जिसे हम कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकांग। कोशिका के अंदर जो अंग पाए जाते हैं उसे हम लोग कोशिकांग कहते हैं। और आप देखिए यह कोशिकांग जो होते हैं वह दोहरी झिल्ली में भी हो सकते हैं, मतलब उसमें दोहरा झिल्ली बना हुआ होता है। और दूसरा कह सकते हैं कि एकल झिल्ली भी होता है। और कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई झिल्ली नहीं पाया जाता। ये क्या होता है झिल्ली, हम आगे आपको समझाएंगे। जैसे यहाँ हमने अलग अलग तरीके में बांट करके समझाया है कि को दोहरी झिल्ली में बात करते हैं कोशिकांग क्या हो सकते हैं, तो वह लवक है जिनको हम प्लास्टिड कहते हैं। और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया जिसका हिंदी नाम सूत्रकणिका होता है। तीसरा बात करते हैं हम लोग, आगे चलते हैं एकल झिल्ली की तरफ। तो एकल झिल्ली में वह कोशिकांग आते हैं जिनके संरचना में जो होता है केवल एक झिल्ली पाई जाती है, जैसे अंतःप्रद्रव्ययी जालिका जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। दूसरा है गोल्जी का या गोल्जी बॉडी जिसे कहते हैं। तीसरा है लाइसोसोम। आगे बात करते हैं वैसे कोशिकांग जिसमें किसी भी प्रकार का झिल्ली नहीं पाया जाता है, उसको हम राइबोसोम के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम। अब आगे समझते हैं, हमने यूकार्योटिक कोशिका की बात करी थी इसी वीडियो की शुरुआत में और बताए थे कि इस कोशिका को, यूकार्योटिक कोशिका को दो भाग में बांटते हैं, जंतु कोशिका और दूसरा पादप कोशिका। है तो दोनों यूकार्योटिक ही, लेकिन इसको दो भाग में, दो हिस्सों में बांटते हैं। एक है एनिमल सेल और दूसरा है प्लांट सेल। अब इसके बारे में हम स्ट्रक्चर को बहुत ही आसानी से समझते हैं। जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे कि कोशिका जो होता है वह एक आवरण से घिरा होता है। ठीक है, और यह भी समझाए थे कि कोशिका की आकृति कोई निश्चित हम नहीं कह सकते, लेकिन इस कोशिका के अंदर जितने भी मटेरियल्स होते हैं वह निश्चित होता है। वह जोड़ी के चीज़ें होते हैं, सभी में वह सेम रहेंगे, लेकिन इसकी आकृति अलग थलग हो सकते हैं। अब बतलाते हैं कोशिका जिस आवरण से घिरा होता है, ये बाहरी जो आवरण आपको दिख रहा है, इस आवरण को हम कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और आपको हम बताए थे कि कोशिका झिल्ली जो होता है जोड़ी कोशिकांग में से एक है। यह जल के अणु को, विलायक को या कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसे कोशिका के अंदर आने या बाहर जाने देने का काम करता है। ठीक है, आगे बात कर ली जाए, ये संपूर्ण कोशिका झिल्ली के अंदर जितने भी द्रवित पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, उस पदार्थ को हम प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव कहते हैं। जितने भी ये सारा सब कुछ, जितने द्रव पदार्थ आपको दिख रहा है, सब आपको जीव द्रव के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं, किसी भी कोशिका में आप देखेंगे तो गोल से आपको डार्क कलर में एक संरचना दिखेंगी जिसे हम न्यूक्लियस या केंद्रक के नाम से जानते हैं। उसी केंद्रक को बाहरी तरीके से, बाहर से एक परत घिरे रहता है जो केंद्रक द्रव को कोशिका द्रव में मिलने नहीं देता है। इस तरीके से देखिए, यहाँ बीच में केंद्रक है आपका और ये बाहर तरीके से जो घेरा हुआ है, केंद्रक को जो घेर रखा है उसको हम बोलते हैं केंद्रक कला या केंद्रिका, न्यूक्लियस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये जो केंद्रक कला रहेगा यहाँ, और एक हो गया इधर कोशिका झिल्ली, इसके बीच में जितने भी द्रवित पदार्थ बच जाते हैं वे सबको हम कहते हैं कोशिका द्रव। एक साथ से उसको हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इससे पहले बताया कि कोशिका झिल्ली से अंदर आने वाले सभी द्रवित पदार्थ को, सभी तरल पदार्थ को हम जीव द्रव कहते हैं। ठीक है, मतलब जीव द्रव में ये केंद्रक वाला संरचना भी आ जाता है। लेकिन कोशिका द्रव की बात करते हैं तो उसमें सारा तरल आएगा, सभी तरल आएगा, लेकिन ये केंद्रक
नहीं आएगा। ये सभी संरचनाएं आएंगी लेकिन केंद्रक को छोड़ करके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीव द्रव्य के बराबर अगर देखा जाए तो इसमें क्या क्या आ गया, ये सभी पूरा कोशिका द्रव्य भी और साथ में केंद्रक को भी ऐड कर लेते हैं तो बन जाता है हमारा जीव द्रव्य। अब आगे बात करते हैं, कोशिका में कुछ विशेष अंग पाए जाते हैं, कोशिकांग, उनकी बात करते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे एक कोशिकांग जो केंद्रक को चारों तरफ से पकड़े रहता है, जिसको हम कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए ये केंद्रक को बड़े आसानी से पकड़े रहता है यहाँ आसपास से। अब इसका संरचना आप देखिएगा तो एक सिंगल तरीके से बना हुआ है, सिंगल तरीके से एक मतलब परत है इसमें, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एकल झिल्ली। अंतःप्रद्रवी जालिका में रखे है ना एकल झिल्ली। दूसरा संरचना जो आपको दिख रहा होगा ये गोल वाला, इसको हम लोग कहते हैं सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका इंग्लिश में से कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें आप देखिएगा इसको हमने दोहरी झिल्ली के अंतर्गत रखे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे दोहरी झिल्ली इसलिए क्योंकि ये बड़ा सा एक झिल्ली आपको दिख रहा होगा गोल बाहर से, और दूसरा ये दिख रहा होगा ऐसे मुड़ा हुआ घुमावदार संरचना में ऐसे। तो अंदर की तरफ एक झिल्ली और एक ऊपर से बाहर की तरफ, दो झिल्ली है, इसलिए इसको हम लोग दोहरी झिल्ली कहते हैं। दोहरी झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं उनका नाम है यहाँ सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बात करते हैं, ये जो एक परत के साथ एकल झिल्ली के साथ ये संरचना जो दिख रहा है आपको, इस संरचना को हम गोल्जी काय कहते हैं, गोल्जी बॉडी कहते हैं, ठीक है। और इसी गोल्जी बॉडी के कभी कभी टूटने से, ये जो टूट गया है इसी का भाग है, ये जहाँ तहाँ जो दिख रहा है, टूटने से लाइसोसोम का निर्माण होता है। लाइसोसोम का निर्माण होता है। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, ये जो दाने जैसी संरचना दिख रहा है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई झिल्ली नहीं पाया जाता है, ये सभी दाने वाला संरचना को हम राइबोसोम के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं एनिमल सेल के बारे में जो जानकारी थी आप तक पहुंची होगी बड़े ही आसानी से। अब हम प्लांट सेल की तरफ बढ़ते हैं। ये जो जंतु कोशिका होते हैं उनमें मुख्य रूप से ये वाला भाग होता है, बाकी विशेष जैसे ये प्लास्टिड जो होते हैं लबक, यह पादप के कोशिका का अंग है। मतलब ये आपको पादप कोशिका में देखने को मिलेंगे, जंतु कोशिका में ये नहीं होते। आगे समझते हैं। यहाँ पे देखिए हम अब पादप कोशिका की बात करते हैं। पादप कोशिका भी कोशिका झिल्ली से घिरा होता है, दिख रहा है, लेकिन इस कोशिका झिल्ली के ऊपर भी एक परत पाई जाती है, बाहरी परत, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल या कोशिका भित्ति, जो पादपों को बाहर रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हम सभी जंतु हैं, जंतु को आप देखिएगा कि कितने भी गर्मी हो, वर्षा हो, ठंड हो, उसे वह झेल नहीं पाता है। लेकिन आप दूसरी तरफ जितने भी पेड़ पौधे आपको आसपास दिखते हैं, आप देख पाएंगे कि वह पेड़ पौधा ठंड में भी खड़ा रहता है, वह पेड़ पौधा बारिश में भी ऐसे ही टिका रहता है अपने स्थान पे, और गर्मी में भी धूप में तपते रहता है, लेकिन वह मृत नहीं होता है, वह झुलसता नहीं है। इसका वजह होता है कि पेड़ पौधे के कोशिका के ऊपर एक मजबूत सी परत पाई जाती है, कोशिका भित्ति। वह उसे इन बाहरी जो गर्म वातावरण होता है, तापमान कह सकते हैं, ठीक है, उससे इसे सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन दूसरी ओर जंतु में आप देख पाएंगे, हम लोगों की जो कोशिका है या बाकी के जंतुओं की कोशिका है, उन कोशिका के ऊपर, कोशिका झिल्ली के ऊपर कोई भी आवरण, कोई भी दूसरा परत नहीं पाया जाता है, जिस कारण से हम लोग को ठंड भी लगता है, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। दूसरी ओर पेड़ पौधे बड़े ही मज़े से धूप में भी खड़ा होते हैं और उसे लू नहीं लगता है, ठीक है। तो ये परत जो है कोशिका भित्ति, यह बहुत जरूरी चीज़ है पादपों के लिए। अब पादप के अंदर भी, कोशिका झिल्ली के अंदर जितने भी तरल पदार्थ पाए जाते हैं उसे हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं। हालांकि हम आपको जीव द्रव्य यहाँ समझाए नहीं, चूँकि ऊपर हम बता दिए जीव द्रव्य किसे कहते हैं, कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, इसका जिक्र कर लिए हैं। तो यहाँ जो बचे हुए कुछ चीज़ है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ आपको गोल वाली संरचना दिख रही होगी, इसे राइबोसोम कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो सूत्रकणिका दिख रहा है, इसके भी बारे में ऊपर हमने आपको समझाया है।
आगे बात करते हैं, ये जो लाइसोसोम है यह भी बताए कि गोल्जी बॉडी से टूटने से बनता है। गोल्जी काय भी यहाँ दिख रहा है आपको। केंद्रक है और केंद्रक के साथ यहाँ केंद्रक कला भी उपस्थित होती है। बहुत जरूरी चीज पादप कोशिका के लिए रिक्तिका, जिसे हम वैक्यूल कहते हैं, यह कोशिका के कोशिका द्रव में लगभग 90% भाग तक फैला होता है। रिक्तिका खाली जैसा संरचना होता है। एक और जो परत आता है प्लास्टिड, जो पौधों में पाया जाता है, यह दोहरा झिल्ली होता है। ये देख ले, सिंगल सा है बाहर और एक अंदर की तरफ गोल गोल जो होता है, इसमें थैलाकॉइड भरे पड़े होते हैं। आगे मौका मिले तो हम अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो यह संरचना पाया जाता है लवक में, मतलब पौधे की कोशिका में लवक, जिसको हम प्लास्टिड कहते हैं। इसी लवक के कारण ही पौधा अपना भोजन को स्वयं बना लेता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके। ठीक है, अब आगे समझते हैं। वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा तो कोशिश कीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आगे देखते हैं। यूकार्योटिक कोशिका में हमने देखे एनिमल सेल को और प्लांट सेल को। अब आगे समझते हैं प्रोकार्योटिक कोशिका के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो इसकी संरचना होती है वह थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या होता है समझाते हैं। जैसे हमने आपको बतलाया था कि तरल पदार्थ को जो घेरे रहता है उस परत को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये वाला परत, पहला जो परत है, ये कोशिका झिल्ली होता है। ठीक है, इसके ऊपर अभी प्लांट सेल में बताए हम कि कोशिका भित्ति पाया जाता है। लेकिन प्रोकार्योटिक कोशिका में ये दोनों झिल्ली के अलावा तीसरा झिल्ली एक और ऊपर से पाया जाता है, जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। मज़ेदार बात यहाँ यह है कि प्रोकार्योटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है, यहाँ समझिए, प्रोकार्योटिक कोशिका में ये जो केंद्रक होता है, हमने समझाया था कि केंद्रक जो होते हैं कोशिका के जो द्रव होते हैं उनमें पाए जाते हैं। अब आपको हम केंद्रक के बारे में बताएं। अब ये केंद्रक के ऊपर से एक परत होता है जो केंद्रक द्रव होता है उसको बाहर नहीं जाने देता है, ये जिसको हम नाम दे रहे थे केंद्रक कला। ठीक है, यह प्रोकार्योटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। ये वाला ऊपर का जो परत है नहीं पाया जाता, मतलब केंद्रक जो होता है केवल ऐसे ही खाली रहता है। इसके द्रव को बहने से रोकने वाला कोई भी परत नहीं रहता, जिस कारण से ये केंद्रक द्रव जो होते हैं, या केंद्रक कह लीजिए, पूरे कोशिका द्रव में ऐसे जो होता है कह सकते हैं कि मिला हुआ रहता है। ये देखिए, ये इस तरीके से मिला हुआ होता है। और आपको बता दें कि ये केंद्रक कुछ भी हो, किसी भी कोशिका के केंद्रक होता है, उस केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। उस केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं और इस गुणसूत्र में ही डीएनए मौजूद होते हैं। इस तरीके की संरचना में डीएनए होते हैं। ठीक है, ये डीएनए पाए जाते हैं। तो जिस कारण से अभी हम बताएं कि ये जो प्रोकार्योटिक कोशिका होते हैं उसमें केंद्रक कला जो होता है वह अनुपस्थित होता है, जिस कारण से केंद्रक जो होते हैं पूरे तरल में केंद्रक द्रव मिल चुका होता है, जिससे संरचना को हम केंद्रक काव्य कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। और डीएनए जो होता है पूरी कोशिका द्रव में बिखरा पड़ा होता है डीएनए। ठीक है, एक संरचना इसमें पाई जाती है मीसोसोम, जो कोशिका के किसी भी हिस्से में ये रह सकता है मीसोसोम, और इसी के द्वारा प्रोकार्योटिक कोशिका में श्वसन की क्रिया संपन्न हो जाती है। एक और बात, राइबोसोम जो दाने जैसा संरचना दिख रहा है, राइबोसोम भी प्रोकार्योटिक कोशिका में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें किसी भी प्रकार का कोई अन्य कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर ले तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकार्योटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड इसमें नहीं पाए जाते हैं। गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे संरचना में से कोई भी कोशिकांग इसमें नहीं पाए जाते हैं। आगे बात कर ले कि कुछ प्रोकार्योटिक कोशिका में या कुछ जीवाणु जैसे ई कोली जीवाणु है, उनमें ये सभी संरचना के अलावा गोल जैसा एक और संरचना पाया जाता है, जिस संरचना को हम प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है,
और यह प्लाज्मिड जो होता है एक प्रकार के आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है, डीएनए का काम करता है। प्रश्न पूछे जाते हैं 12th के पेपर में प्लाज्मिड किसे कहते हैं या प्लाज्मिड क्या है, तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि कुछ प्रोकार्योटिक कोशिका या जीवाणु में आनुवांशिक गुण या आनुवांशिक पदार्थ के अलावा गोलाकार संरचना में अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है, प्लाज्मिड कहलाता है। ठीक है, अब आप लोग बेसिक बायोलॉजी में कोशिका के बारे में जाना, कोशिका के संरचना कैसा होता है उसको देखें। अब लास्ट टॉपिक समझते हैं कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, इसको समझते हैं। ये क्या होता है? एक कोशिका के टूटकर दो नई कोशिका का बनना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। एक कोशिका के टूटकर दो नई कोशिका का बनना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, मतलब कोई कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है, ये अगर दो भाग में टूट गया या दो से ज़्यादा, क्या मतलब टूट रहा है कोशिका, तो यही क्या कहलाएगा? कोशिका विभाजन। और यह प्रक्रिया बहुत ही ज़रूरी है इसका होना। अब आगे समझते हैं कि यह कोशिका विभाजन जो होता है किस तरीके से होता है। दो प्रकार से हमने बताया कि कोशिका विभाजन होता है। एक होता है समसूत्री विभाजन, जिसे हम माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हम कुछ बात करते हैं, कोशिका की बात करते हैं, कोई कोशिका की संरचना होता है, इसको मान लेते हैं कि एक कोशिका की संरचना है, और आपने पढ़ा भी है कि कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक में मौजूद होते हैं गुणसूत्र, ठीक है, और गुणसूत्र में डीएनए पाया जाता है। जैसे हम बात करते हैं एक मनुष्य की कोशिका की बात कर लेते हैं। किसकी? मनुष्य की कोशिका की बात करते हैं तो मनुष्य की कोशिका में भी केंद्रक पाए जाएंगे और उस केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं। जैसे एक कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है और केंद्रक में होते हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम, और उस क्रोमोसोम में पाया जाता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। तो जैसे मनुष्य कोशिका पाई जाती है, उनके केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है, क्रोमोसोम, और यह मनुष्य के कोशिकाओं में 23 जोड़ी की संख्या मतलब 46 की संख्या में पाया जाता है। और यह गुणसूत्र दो तरीके के होते हैं। एक होता है कायिक गुणसूत्र, जिसे हम लोग सोमैटिक क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। इसी गुणसूत्र का और भी नाम होता है ऑटोसोम, अलिंग सूत्र, या इसी को हम लोग होमोलोगस या समजात गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। आपको अभी हम बताएं कि कुल मनुष्य के अंदर जो होता है, कोशिका में जो गुणसूत्र होते हैं वह 46 की संख्या में पाई जाती है, और यह भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सोमैटिक क्रोमोसोम, और इसकी संख्या कुल 44 होती है। कितना होती है? 44, बोले तो 23 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं सोमैटिक क्रोमोसोम का होता है, और एक जोड़ी ऐसा बच जाता है जिसकी संख्या 2 कह सकते हैं। 2 गुणसूत्र या एक जोड़ी ऐसा गुणसूत्र होता है जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम, लैंगिक गुणसूत्र, या एलोसोम या हेट्रोसोम, विषम जात गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। और ये एक जोड़ी या 2 जो गुणसूत्र होता है, यह एक ऐसा गुणसूत्र होता है जिस गुणसूत्र के द्वारा ही सेक्स डिटरमाइनेशन या लिंग निर्धारण होता है। जीव जंतुओं में जैसे आप देखते हैं मनुष्यों को, कोई लड़का है, कोई लड़की है, तो इसका जो निर्धारण होता है यह सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा ही होता है, ठीक है। इसकी संख्या 2 होती है, एक जोड़ी। जैसे 44 तो एक जैसा होगा, और आपको हम बताया कि 46 गुणसूत्र होता है। 44 के बाद एक जोड़ा जो गुणसूत्र है वह या तो एक्स रहता है या फिर XY रहता है। जो भी फीमेल बॉडी है, जो भी मादाएं होती है, लड़की होती है, उनमें इस 44 गुणसूत्र के अलावा एक जोड़ी गुणसूत्र मतलब X
और एक्स हो गया एक जोड़ी, एक्स और एक्स, ये पाया जाता है फीमेल बॉडी में गुणसूत्र। मतलब हम बताएं कि किसी मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, 44 एक जैसा होता है, और अगर फीमेल बॉडी है तो 44 के बाद देखते हैं 45 और 46, कुल मिलाकर के इसका गुणसूत्र पूरा हो जाता है 44 प्लस एक्स और एक्स। ये मादा की गुणसूत्र की संरचना है। वैसे ही पुरुष की बात करते हैं, मेल की बात करते हैं, तो उसके पास भी 44 गुणसूत्र एक जैसा होता है, और एक जोड़ी गुणसूत्र जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वह होता है एक्स और वाई। देखिए इसका अंतर है केवल, अगर एक्स और एक्स आ जाता है तो मादा शिशु का जन्म होता, वही अगर एक्स और वाई है तो फिर नर शिशु मतलब मेल का जन्म होता। तो ये था मनुष्य के कोशिका की बात, जहां हम देखें कि कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब आगे हम कोशिका विभाजन को समझते हैं। देखिए कोशिका विभाजन की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ बताया कि कोशिकाओं के दो भागों में टूटना या बनना कोशिका विभाजन कहलाता है। यह दो तरीके से होते हैं, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन। इसको समझते हैं। जैसे एक कोशिका है, कोशिका के अंदर हम गुणसूत्र की बात करते हैं। मनुष्य की कोशिका लिए है, इसमें अभी बताया कि 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर जो विभाजन होगा तो विभाजन के लिए समसूत्री विभाजन हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, हमने आपको पढ़ा कि केंद्रक में ही गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो वह केंद्रक दो भागों में टूटती है। आपको बताया कि केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र की संख्या 46 है, तो वह कितना दो भाग में टूटती है, लेकिन उसकी संख्या सेम ही रहता है। जैसे कोशिका द्रव बोलते, केंद्रक द्रव दो हिस्सों में टूटा, टूटने के बाद जितने भी गुणसूत्र थे वो दो भागों में बट गए, 46 और 46। केंद्रक के बाद कोशिका द्रव भी दो हिस्सों में टूटते हैं, और एक समय के बाद ये जो कोशिका होती है वह दो भाग में टूट के अलग हो जाता है। एक यहाँ दिख रहा है और दूसरा यहाँ। इसकी कोशिका में जो गुणसूत्र थे वह वैसा ही रहता, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं हुआ। जैसे यहाँ देखिए कि 46 गुणसूत्र था, नए कोशिका में भी 46 गुणसूत्र है, इसमें भी 46 गुणसूत्र है। पहले वाले कोशिका को हम मातृ कोशिका या मदर सेल कह सकते हैं। जो नए कोशिका बना है उसे हम पुत्री कोशिका या डॉटर सेल कह सकते हैं। हमने क्या देखा यहाँ कि जब समसूत्री विभाजन होती है तो कोशिका तो दो हिस्सों में बट गई, लेकिन कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र पाया जा रहा था 46 की संख्या में, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ भी 46 गुणसूत्र था, और नए कोशिका के अंदर भी 46 गुणसूत्र है, और इस नए कोशिका में भी 46 गुणसूत्र है, ठीक है। मतलब हम देखें कि जब समसूत्री विभाजन होता है तो कोशिका दो हिस्सों में टूटती है, लेकिन इसके गुणसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गुणसूत्र जितना था पहले की कोशिका में, नए कोशिका में ही उतना ही गुणसूत्र होता है। अब दूसरा जो है बात करते हैं हम लोग अर्धसूत्री विभाजन का। किसका? अर्धसूत्री विभाजन, जिसे हम लोग मियोसिस या मियोटिक डिवीजन के नाम से जानते हैं। सेम यही प्रक्रिया यहाँ भी होगी, कोशिका टूटती है टुकड़ों में। जैसे यहाँ हम एक मातृ कोशिका लिए हैं मनुष्य का ही, जिसके अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। अब इसमें क्या होता है, यह दो कंडीशन से होके गुजरता है। पहला क्या होता है कि पहले इस कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब हम कह सकते हैं कि कोशिका तो जैसे यहाँ टूटा था, दो हिस्सों में टूट गया, लेकिन इसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वह गुणसूत्र की संख्या भी आधा हो जाता है। देख लीजिए यहाँ 46 था, लेकिन नए कोशिका जो बना उसमें गुणसूत्र आधा हो गया 23, यहाँ भी 23, दो हिस्सों में टूट गया। तो पहला प्रक्रिया में क्या हुआ, यहाँ अर्धसूत्री विभाजन हुआ, कोशिका दो हिस्सों में टूटा, कोशिका की गुणसूत्र भी दो हिस्सों में टूट गया। लेकिन दूसरा वाला कंडीशन इसी के साथ होता है कि जब ये कोशिका टूट जाता है दो भाग में, तो फिर ये जो नए कोशिका बना उसमें होता है समसूत्री विभाजन। क्या होता है? समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन में आप ऊपर पढ़े हैं कि कोशिका जो होती है दो भागों में टूटता है, लेकिन उसके गुणसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने देखे यहाँ कि ये जो कोशिका है इसके अंदर गुणसूत्र है 23, और नए जो कोशिका बने इसमें भी 23 है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सेम यही प्रक्रिया ये नए वाले जो कोशिका थी उसमें भी होगी। गुणसूत्र 23 था, यहाँ भी 23 है,
कोशिका दो हिस्सों में टूट गया। मतलब कुल मिला के हम इसको एक साथ समझे अर्धसूत्रीय विभाजन को, तो यहाँ हम क्या देखें कि कोई नए कोशिका होती है, उसमें सबसे पहले एक बार होता है अर्धसूत्रीय विभाजन, जिससे कोशिका दो हिस्सों में टूटती है और गुणसूत्र आधा हो जाती है। दूसरे प्रक्रिया इसी में होता है, जो नए कोशिका बनते हैं उसमें अब होगा समसूत्रीय विभाजन। ऊपर वाले में समसूत्रीय विभाजन होने के कारण दो कोशिका बने नए कोशिका, लेकिन गुणसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 23 था तो 23 ही है। और यही प्रक्रिया नीचे जो नए कोशिका बने थे इसमें भी होगा, दो कोशिका में टूट रहा है और इसके जो गुणसूत्र थे 23 उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसको हम ऐसे आसानी से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ हम समझाने का कोशिश किए, आप ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा याद रखिएगा। जैसे कोई कोशिका है, ठीक है, और यहाँ गुणसूत्र की बात की है, अगर समसूत्रीय विभाजन होता है तो कोशिका दो भाग में टूटेगी, कोशिका की संख्या कितना हो जाएगी 2, लेकिन गुणसूत्र कैसा रहेगा समान। मातृ कोशिका में जितना गुणसूत्र रहेगा उतना ही गुणसूत्र इसमें भी। देखिए समसूत्रीय विभाजन हुआ, मातृ कोशिका है, दो भाग में टूट गया, ठीक है, कोशिका दो भाग में टूट गया, गुणसूत्र समान, मतलब 46 था तो 46 ही है। और दूसरा क्या रखेंगे, अर्धसूत्रीय विभाजन हो रहा है, ठीक है, अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ तो कोशिका कितने भाग में टूटेगी, तो 4 भाग में। देखिए 1 2 3 4, कोशिका अर्धसूत्रीय विभाजन में 4 भाग में टूट रही है, लेकिन गुणसूत्र पर प्रभाव यहाँ पड़ता है। गुणसूत्र क्या हो जाता है, आधा। यहाँ मातृ कोशिका में 46 था और यहाँ देखिए डॉटर सेल में 23 23 23 30 हो गया, ठीक है, आधा। अब ध्यान रखिएगा, ये जो द्विगुणित हम ले लिखा है यहाँ पे, जब क्रोमोसोम डिप्लॉयड यानी कि 2n होता है, 2n द्विगुणित इसको बोलते हैं। जब एक साथ जब 46 गुणसूत्र की संख्या में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं गुणसूत्र की पूर्ण संख्या। जब गुणसूत्र अपने पूरा संख्या में रहता है 46 की संख्या में, तब उसे हम लोग द्विगुणित कहते हैं, डिप्लॉयड या 2n के नाम से जानते हैं। वही अगर गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, मतलब 46 का आधा कर देते हैं 23, तो उस गुणसूत्र को हम अगुणित या हैप्लॉयड या n कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। और जैसा कि हम आज भी कुछ क्वेश्चन को बनाए हैं, जो भी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में सबसे पहले देंगे, उनका नाम हम आने वाले अगले वीडियो में लेने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति किस वैज्ञानिक ने दिए। दूसरा प्रश्न है, अर्धसूत्रीय विभाजन में कोशिका कितने हिस्सों में विभाजित होता है। तीसरा प्रश्न है, कवक की कोशिकीय भित्ति किसकी बनी होती है। तो आप बिना देर किए हुए वीडियो अच्छे तरीके से समझे होंगे, तो ये तीनों प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जाके सबसे पहले दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।